जानेंगे यूपीएससी मेंस जीएस पेपर थर्ड डिजास्टर मैनेजमेंट के आंसर राइटिंग कैसे करें। तो ये यूपीएससी मेंस के पीवाईक्यूज है और ये सेकंड लेक्चर है। तो क्वेश्चन है, जल संरक्षण एवं जल सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित जल शक्ति अभियान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो इसे 200-150 शब्दों में लिखना है और यूपीएससी मेंस 2020 के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे लोग। जैसे भारत में विश्व की 18% आबादी निवास करती है, जबकि विश्व जल संसाधनों की उपलब्धता मात्र 4% है, जो हमें जल संकट देशों में एक बनाते हैं। और अच्छे मार्क्स के लिए आप लोग डायग्राम, फॉलो चार्ट और मैप के यूज कर सकते हैं लोग। तो भारत जल संरक्षण और जल सुरक्षा की आवश्यकता क्यों। तो बढ़ती जनसंख्या, तो बढ़ती मांग और खाद्य सुरक्षा से कृषि सिंचाई में यूज और जल प्रदूषण संकट और वर्षा जल संरक्षण का अभाव, औद्योगिक मांग और सप्लाई और गिरता भूमिगत जल स्तर और वंचित व गरीब आबादी के पास सुरक्षित व स्वच्छ पेयजल तक पहुंच का अभाव है। और जल शक्ति अभियान प्रमुख विशेषताएं। तो पहले पॉइंट है इसमें, जल शक्ति अभियान 2019 में देश के 256 जल संकट ग्रस्त जिलों में शुरू किया गया। और दूसरा पॉइंट है, जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना। तीसरा पॉइंट है, सभी जल निकायों की गणना और जियो टैगिंग और सूची बनाना और इसके आधार पर जल संरक्षण के लिए वैज्ञानिक योजना तैयार करना। और चौथा पॉइंट है, सभी जिलों में जल शक्ति केंद्रों की स्थापना करना। और तीसरा है, पाँचवा पॉइंट 5 है गहन वनरोपण। और पॉइंट 6 है जागरूकता पैदा करना। और पॉइंट 7 है वाटर से निर्माण व सरोवरों का नवीनीकरण। और पॉइंट 8 है मनरेगा के माध्यम से जल आधारभूत ढांचा तैयार करना। और लास्ट में आप लोग कंक्लूजन लिख सकते हैं लोग, निष्कर्ष। अतः कहा जा सकता है कि जल शक्ति अभियान एसडीजी लक्ष्य संख्या 6 सतत व समावेशी विकास की संख्या 6 में बात की गई है, स्वच्छ जल व स्वच्छता तक पहुंच सुनिश्चित करने में अहम योगदान दे रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन में पूर्ववर्ती प्रतिक्रियात्मक उपागम से अलग भारत सरकार द्वारा आरंभ किए अभिनूतन हालिया उपायों की विवेचना कीजिए। तो ये भी 2020 के क्वेश्चन है और 250 शब्दों में इसे लिखना है। तो भारत में सबसे पहले आप लोग भूमिका लिखेंगे लोग। भारत में आपदा प्रबंधन परंपरागत रूप से प्रतिक्रियात्मक रहा है और जिसमें आपदा आने के बाद प्रतिक्रिया और राहत कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के प्रति अधिक सक्रिय दृष्टिकोण की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। जैसे आपदा प्रबंधन में हाल की पहल कौन कौन सी है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना और आपातकालीन तैयारी को उन्नत करना और सुरक्षित भविष्य का निर्माण। और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ और भारतीय तटरक्षक बल और NAVTEX चेतावनी प्रणाली और आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रौद्योगिकी सक्षम आपदा प्रबंधन। और पहला पॉइंट है इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना। तो भारत सरकार ने एक व्यापक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना विकसित किया है, जो आपदा प्रबंधन में विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है। और लास्ट में आप लोग कॉर्नर पे ये डायग्राम बना सकते हैं लोग। दूसरा पॉइंट, सुरक्षित भविष्य का निर्माण। तो तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण, अनुसंधान, ज्ञान प्रबंधन और पक्ष समर्थन के साथ सदस्य देशों को सशक्त बनाकर CDRI मजबूत बुनियादी ढांचा प्रणालियों में निवेश की सुविधा के लिए समर्पित है, जो दुनिया भर में आपदाओं के प्रभाव का सामना कर सकते हैं और उन्हें कम कर सकते हैं। आपातकालीन तैयारी को उन्नत करना। तो दूसरा, बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास बाढ़ बचाव कार्यों पर केंद्रित है। पुरी के रामचंडी समुद्र तट पर आयोजित इस क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास का उद्देश्य क्षेत्रीय प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करना। और भारतीय तटरक्षक बल ICG में देखेंगे तो इसकी कार्रवाई या हस्तक्षेप ने चक्रवात और अम्फान और निसर्ग से होने वाली मौतों को टाल दिया है। और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF में देखेंगे, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF आपदाओं से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक विशेष बल है। यह बल आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विशेष उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से सुसज्जित है। और NAVTEX चेतावनी प्रणाली में देखेंगे तो और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नेट को नियोजित
करके वे तैयारी और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करते हुए 1 सप्ताह पहले समुद्री बचाव समन्वय केंद्रों को सक्रिय करते हैं। और आपदा प्रभाव और लोगों के लिए उसके खतरे को परिभाषित करने के लिए सुदृढ़ता एक आवश्यक है। आपदाओं के प्रति सुदृढ़ता का विकास, सुदृढ़ता किस प्रकार और किन किन तरीकों के साथ चित्रण किया जा सकता है। आपदाओं के संदर्भ में सुदृढ़ता के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा कीजिए। तो 150 वर्ड में 150 वर्ड्स में इसे भी लिखना है। तो आपदाओं के प्रभाव और लोगों के लिए उनके खतरे को परिभाषित करने में सुदृढ़ता एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव के प्रति किसी समुदाय या व्यक्ति की संवेदनशीलता को संदर्भित करता है। तो ये भूमिका है। और आपदाओं के प्रति सुदृढ़ता की विशेषता में देखेंगे तो आपदाओं के प्रति सुदृढ़ता को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों सहित कई कारकों द्वारा चित्रित किया जा सकता है। सुदृढ़ता आमतौर पर कई कारकों से उत्पन्न होती है और इन कारकों की परस्पर क्रिया सुदृढ़ता का स्तर निर्धारित करती है। आपदा जोखिम को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए सुदृढ़ता मूल्यांकन आवश्यक है, क्योंकि यह उन समूहों और क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करते हैं जो सबसे अधिक जोखिम में हैं। और ये डायग्राम है। आपदाओं के संदर्भ में सुदृढ़ता तो सामाजिक सुदृढ़ता, आर्थिक सुदृढ़ता, पर्यावरणीय सुदृढ़ता और भौतिक सुदृढ़ता। आपदाओं के संदर्भ में सुदृढ़ता के प्रकार तो भौतिक सुदृढ़ता और आर्थिक सुदृढ़ता, सामाजिक सुदृढ़ता, पर्यावरणीय सुदृढ़ता। कोई एक डायग्राम या फ्लो चार्ट के आप लोग यूज कर सकते हैं लोग। और पहला पॉइंट है भौतिक सुदृढ़ता में देखेंगे लोग। तो ये सारे टॉपिक को एक एक करके देखेंगे लोग। तो ये पहला पॉइंट है भौतिक सुदृढ़ता। तो आपदा के प्रभाव के प्रति निर्मित पर्यावरण की संवेदनशीलता को संदर्भित करते हैं। दूसरा पॉइंट आर्थिक सुदृढ़ता। तो आपदाओं के आर्थिक प्रभाव के प्रति व्यक्तियों या समुदायों की संवेदनशीलता को संदर्भित करता है। तीसरा पॉइंट सामाजिक सुदृढ़ता। तो आपदाओं के सामाजिक प्रभाव के प्रति व्यक्तियों या समुदायों की संवेदनशीलता को संदर्भित करते हैं। चौथा पॉइंट पर्यावरणीय सुदृढ़ता। तो आपदाओं के प्रभाव के प्रति प्राकृतिक पर्यावरण की संवेदनशीलता को संदर्भित करते हैं। और आपदाओं के प्रति सुदृढ़ता को उन कारकों का आकलन करके पहचान किया जा सकता है जो आपदाओं के प्रभाव के प्रति समुदायों और व्यक्तियों की संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं। भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय सुदृढ़ता सहित विभिन्न प्रकार की सुदृढ़ताएं समुदायों के लचीलेपन और आपदाओं से निपटने की उनकी क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। और दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 के 150 वर्ड्स में लिखना है। तो किसी भी आपदा प्रबंधन प्रक्रिया में आपदा तैयारी पहला कदम होता है। भूस्खलनों के मामले में स्पष्ट कीजिए कि संकट क्षेत्र मानचित्रण किस प्रकार आपदा शमन में मदद करेगा। तो इंट्रोडक्शन आप लोग लिख सकते हैं लोग। आपदा तैयारी से तात्पर्य मानव जीवन और संपत्ति पर प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए पहले से किए गए उपायों से है। प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए आपदा तैयारी महत्वपूर्ण होती है और संकट क्षेत्र मानचित्रण एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो विशेषकर भूस्खलन के मामले में आपदा शमन में सहायता कर सकता है। और आपदा तैयारी के 4 चरण है। पहला है जोखिम की पहचान करना, दूसरा है योजना बनाना, तीसरा है क्रियान्वयन का प्रशिक्षण करना और चौथा है लास्ट वाला अपने समुदाय के नेतृत्व करना। और संकट क्षेत्र मानचित्रण निम्नलिखित प्रकार से भूस्खलन के मामले में आपदा शमन में मदद करता है। पहला है उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान और दूसरा है प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का विकास और शमन उपायों का कार्यान्वयन, भूमि उपयोग नीतियों और विनियमों का विकास। और तो ये सारे चारों पॉइंट को एक एक करके देखेंगे। तो पहला है उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान। तो संकट क्षेत्र मानचित्रण उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करते हैं जो भूस्खलन के लिए अति संवेदनशील है। किसी क्षेत्र की भौतिक विशेषताओं जैसे ढलान, कोण, भू विज्ञान, मृदा का प्रकार, वर्षा और वनस्पति आवरण का विश्लेषण करके भूस्खलन की संवेदनशीलता की अलग अलग स्थिति वाले विभिन्न क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है। और दूसरा प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का विकास। तो उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाने जाने वाले क्षेत्रों में भूस्खलन की स्थिति में लोगों को वह स्थान खाली करने के लिए सचेत करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित की जा सकती है। तीसरा पॉइंट है शमन उपायों का कार्यान्वयन। तो संकट क्षेत्र मानचित्रण आपदा प्रबंधकों को भूस्खलन के प्रभाव को कम करने के लिए सक्रिय उपाय करने में मदद कर सकता है। और चौथा पॉइंट भूमि उपयोग नीतियों और विनियमों का विकास। तो उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करके संकट क्षेत्र मानचित्रण भूमि उपयोग नीतियों और विनियमों के विकास में मदद कर सकते हैं। अतः संकट क्षेत्र मानचित्रण भूस्खलन के लिए उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करके और उनके प्रभाव को कम करने के लिए उचित उपाय करने की अनुमति देकर आपदा शमन में मदद कर सकता है। कुछ गतिविधियां जैसे भवन निर्माण, खनन या लॉगिंग के लिए उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के उपयोग की सीमित
करने के लिए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संढाई आपदा जोखिम न्यूनीकरण फ्रेमवर्क 2015 से 30 पर हस्ताक्षरित करने से पूर्व एवं उसके पश्चात किए गए विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। यह प्रारूप होगो कार्रवाई फ्रेमवर्क 2005 से किस प्रकार भिन्न है? तो ये भी 2019 के क्वेश्चन है और 250 शब्दों में लिखना है और ये 15 नंबर के क्वेश्चन है। तो भारत अपने भूगोल और सीमित संसाधनों के कारण आपदाओं के प्रति अत्यधिक सुवेद है और आपदाएं प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकती हैं तथा जीवन और संपत्ति को व्यापक क्षति पहुंचाती है। भारत ने आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए दिशा निर्देश कानून लागू किए हैं और संढाई एवं होगो फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं। तो लास्ट में आप लोग इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप लोग ये डायग्राम बना सकते हैं लोग संढाई फ्रेमवर्क के मुख्य बिंदु या क्षेत्र। तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण में निवेश और आपदा जोखिम को समझना, प्रभावी प्रतिक्रिया और पुनर्बहाली हेतु आपदा तैयारी को उन्नत करना और आपदा जोखिम अभिशासन को मजबूत करना और संढाई फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने से पहले जोखिम न्यूनीकरण DRR के लिए भारत में किए गए उपाय। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में देखेंगे तो रोकथाम, शमन, तैयारी प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति सहित आपदा प्रबंधन के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 देखेंगे लोग। तो आपदा प्रबंधन के लिए प्रारूप तैयार किया गया है जिसमें रोकथाम, तैयारी और शमन की संस्कृति के निर्माण प्रदान करने के साथ साथ समन्वय और क्षमता निर्माण में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF 2006। तो खोज और बचाव कार्यों सहित प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के प्रति प्रतिक्रिया देने के लिए बनाया गया है। चौथा पॉइंट राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना। तो NCRMP 2016। तो ऐसी परियोजना जिसका उद्देश्य प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को बढ़ाकर बुनियादी ढांचे के निर्माण और तैयारियां एवं सुधार करके चक्रवातों के प्रति तटीय समुदायों की सुविधा को कम करना है। पांचवा पॉइंट है राष्ट्रीय भूकंप जोखिम न्यूनीकरण परियोजना NERMP 2010। तो बिल्डिंग कोड को मजबूत करके भूकंपीय क्षेत्र की पहचान करके और जागरूकता तैयारी को बढ़ावा देकर भारत में भूकंप के खतरे को कम करने का उद्देश्य से शुरू किया गया था। संढाई फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने के बाद आपदा जोखिम न्यूनीकरण DRR के लिए भारत में उठाए गए कदम कौन कौन से? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना NDMP 2016, राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण कोष NDRRF 2015 और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच NPDRR 2017, राष्ट्रीय आपदा डेटा बेस NDDB 2017। आपदा प्रबंधन के लिए एक राष्ट्र एक योजना 2018 है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2018 से 2023 और जलवायु परिवर्तन कार्य योजना 2018 से 2023। और ये डायग्राम में होगा फ्रेमवर्क और संढाई फ्रेमवर्क के बीच अंतर। तो भागीदारी, कार्यान्वयन और लक्ष्य और उद्देश्य और फोकस। तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण की दिशा में भारत के प्रयास समय के साथ विकसित हुई है जिसमें सभी हितधारकों को शामिल करने और व्यापक रणनीति को लागू करने पर अधिक जोर दिया गया है जो अन्य वैश्विक चुनौती के साथ आपदा जोखिम के अंतर संबंध को संबंधित करते हैं। और ये 2017 का क्वेश्चन है और 250 शब्द में लिखना है। तो दिसंबर 2004 को सुनामी भारत सहित 14 देशों में तबाही लाई थी। सुनामी के होने के लिए जिम्मेदार कारक पर एक एवं जीवन तथा अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले उसके प्रभावों पर चर्चा कीजिए। NDMA के दिशा निर्देशों 2010 के प्रकाश में इस प्रकार की घटनाओं के दौरान जोखिम को कम करने की तैयारी की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो इंट्रोडक्शन आप लोग लिख सकते हैं। सुनामी एक विनाशकारी समुद्री घटना है जो आमतौर पर अंतर समुद्री भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन के कारण होती है। 26 दिसंबर 2004 को उत्तरी सुमात्रा के पश्चिमी तट पर समुद्र के नीचे आए मेगा थ्रस्ट भूकंप ने इतिहास की सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक को जन्म दिया जिसमें भारत सहित 14 देशों में गंभीर विनाश हुआ। सुनामी परिघटना हेतु जिम्मेदार कारक। तो अंतर समुद्री भूकंप। तो वर्ष 2004 की सुनामी भारतीय वर्मी विवर्तनिक प्लेटों की सीमा पर समुद्र के अंदर आए भीषण भूकंप के कारण उत्पन्न हुई थी। और जल विस्थापन में देखें तो भूकंप की ऊर्ध्वाधर गति ने बड़े पैमाने पर जल की मात्रा को विस्थापित कर दिया जिससे दूरगामी लहरें उत्पन्न हुई। और जीवन और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो मानव प्रभाव सबसे पहले देखें तो वैश्विक स्तर पर इस आपदा से
1000 से अधिक लोगों की जान चली गई। और उदाहरण के लिए भारत के तमिलनाडु और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे तटीय क्षेत्रों को काफ़ी नुकसान हुआ। दूसरा पॉइंट, बुनियादी ढांचे को नुकसान। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा गांधी अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। तीसरा पॉइंट है सामाजिक आर्थिक व्यवधान। तो तमिलनाडु में नागापट्टनम जैसे क्षेत्रों में मत्स्य उद्योग के गंभीर नुकसान का सामना करना पड़ा। तैयारी के लिए एनडीए में दिशा निर्देश। तो पहला है प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली। तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS में भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ITWS तीव्र सुनामी आकलन हेतु स्थापित की गई थी। और दूसरा पॉइंट संरचना गमन उपाय। तो केरल जैसे सुनामी प्रवण क्षेत्रों में तटीय संरचनाओं को सुनामी को बेहतर ढंग से झेलने के लिए उन्नत किया गया। और तीसरा पॉइंट गैर संरचनात्मक उपाय। तो ओडिशा जैसे क्षेत्रों में समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन कार्यक्रम जोखिम को कम करने और सामुदायिक लचीलेपन को बढ़ावा देने में सफल रहे हैं। और चौथा पॉइंट है क्षमता निर्माण। तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF टीमों, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और स्थानीय समुदायों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई। और 2004 लास्ट में आप लोग कंक्लूजन लिख सकते हैं। 2004 की सुनामी प्राकृतिक आपदाओं की विनाशकारी क्षमता और तैयारियों और समन्वय रणनीतियों के महत्व की एक गंभीर याद दिलाती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDA में दिशा निर्देशों के बाद भारत ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति की है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा लोग। थैंक